बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सीएसएस नॉलेज इन की तरफ से आपको आज के लेक्चर में खुश आमदीद कहता हूँ। आज पाकिस्तान पॉलिटिकल हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 17 है और इस लेक्चर में हम एक बहुत अहम टॉपिक कवर करेंगे और ये टॉपिक है 18वीं आईनी तरमीम या 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 2010 में पास की गई थी। 18वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे सीएसएस में और पीएमएस में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये एक हॉट टॉपिक है और हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में या तो इस पे रिटर्न में क्वेश्चन पूछे गए हैं या फिर इंटरव्यू में बहुत ज्यादा इस पे फोकस किया गया है। तो ये बहुत अहम लेक्चर है, इसको शुरू से लेकर आखिर तक देखें और इसको अच्छे तरीके से तैयार करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अगर 18वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बैकग्राउंड में देखें तो ये अमेंडमेंट 17वीं आईनी तरमीम जो मुशर्रफ साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन में की थी और जिसके तहत उन्होंने सारी पावर्स अपने पास रख ली थी और प्रेसिडेंट का ऑफिस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया था और पार्लियामेंट को और प्राइम मिनिस्टर की पावर्स को उन्होंने स्टिप ऑफ करके ये तमाम पावर्स अपने पास रख ली थी। उसको अनडू करने के लिए ये 18वीं तरमीम पास की गई थी। अगर आप पाकिस्तान का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखें तो आइन में 4 तरामीम जो है वो सियासी तौर पर बहुत ज्यादा असरअंदाज हुई हैं। पहली 8वीं तरमीम जो जैक साहब ने पास की थी और उन्होंने सारी पावर्स अपने पास रख ली थी और उसके बाद इसको अनडू करने के लिए 13वीं आईनी तरमीम पास की गई और उसके बाद मुशर्रफ साहब ने 17वीं आईनी तरमीम की जिसमें उन्होंने दोबारा 8वीं तरमीम वाली पावर्स अपने पास रख ली और इसको अनडू करने के लिए फिर 18वीं तरमीम पार्लियामेंट को पास करना पड़ी। एक और बात आप जहन में रखें कि 2006 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक मिसाक जमहूरियत साइन किया था जिसको चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। तो ये 18वीं तरमीम बेसिकली उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का शाखसाना है जब दोनों सियासी जमातों ने मिलकर जद्दोजहद की मार्शल लॉ के खिलाफ और जब मार्शल लॉ खत्म हुआ तो उसके बाद पहली असेंबली जो आई उन्होंने मार्शल लॉ की उन तमाम बाकियात को खत्म कर दिया और 18वीं तरमीम पास करके उन्होंने आइन को अपने ओरिजिनल पार्लियामेंट्री फॉर्म में इन्फोर्स कर दिया। तो 18वीं आईनी तरमीम की पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। The significant 17th Amendment was made to the Constitution in 2003 by the military dictator current President Musharraf। तो 17वीं तरमीम मुशर्रफ साहब ने 2003 में पास की थी और ये तरमीम पास करके उन्होंने तमाम पावर्स जो प्राइम मिनिस्टर की थी वो उन्होंने अपने पास रख ली और वो कुल्ल मुख्तार हो गए पाकिस्तान में। तमाम अपॉइंटमेंट और तमाम फैसले जो थे वो सदर किया करते थे। ये तरमीम 17वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की नेचर के अगेंस्ट थी। It restored Article 50A to B, which gave the president the authority to dissolve the National Assembly। मुशर्रफ साहब ने जो 17वीं आईनी तरमीम की उसमें उन्होंने आर्टिकल 50A2 भी दोबारा इंसर्ट करके ये पावर अपने पास ले ली कि सदर अपने सवाबदीद पे जब चाहे वो असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है, गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर सकता है और मुल्क में नए इलेक्शन कराने का ऐलान कर सकता है। तो मुशर्रफ साहब ने यह पावर भी अपने पास ले ली। द रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर वाज डिमिनिश्ड एंड दैट ऑफ द प्रेसिडेंट वाज हाईली एनहेंस्ड। 17वीं तरमीम में प्रेसिडेंट का रोल बहुत ज्यादा एनहेंस कर दिया था और वजीर आजम का रोल जो था वो मिनिमाइज कर दिया था। जो पावर्स थी प्राइम मिनिस्टर की वो भी प्राइम मिनिस्टर से लेके प्रेसिडेंट को दे दी गई थी। तो 17वीं तरमीम ने इस तरीके से जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था या पार्लियामेंट्री नेचर ऑफ द गवर्नमेंट थी उसको खत्म करके मुल्क के अंदर क्वासी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करा दिया था। Due to all these unnecessary amendments, the structure of the constitution had distorted terribly and a proper amendment was required। तो जो मुशर्रफ साहब ने आईनी तरमीम की थी 17वीं तरमीम उससे कॉन्स्टिट्यूशन की आउटलुक चेंज हो गई थी और उसका जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी वो बदल के क्वासी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बन गया था। तो इसको चेंज करना बहुत जरूरी था। मुशर्रफ साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक नेचर को चेंज करने की कोशिश की थी, इसलिए यह बड़ा जरूरी था कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाई जाए और उसमें मुल्क की ओरिजिनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसको रिस्टोर किया जाए। तो इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 18वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो आइन में जो ये तब्दीलियां की गई थी तो 18वीं अमेंडमेंट ने इनको अनडू कर दिया और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन 1973 को उन्होंने ओरिजिनल पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में रिस्टोर कर दिया। तो 18वीं अमेंडमेंट में जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किया गया, दिस amendment contains some very strikingly significant
फीचर्स। अब वो फीचर्स क्या थे? इसके चार बड़े फीचर हैं जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं, जो इसमें अमेंड किए गए। इट एम टू रिस्टोर पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी बाय ट्रांसफरिंग पावर्स फ्रॉम द प्रेसिडेंट टू द प्राइम मिनिस्टर। एक तो पार्लियामेंट की सोवरेनिटी जो थी वो इसमें रिस्टोर की गई, और जो प्राइम मिनिस्टर की पावर थी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 1973 में जो प्रेसिडेंट ने उससे हथिया के अपने पास रख ली थी, वो पावर्स वापस रिस्टोर कर दी टू दी प्राइम मिनिस्टर। तो इस तरह पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी जो थी वो मुल्क में दोबारा वापस आ गई। डिसेंट्रलाइजिंग द फेडरल सिस्टम में बहुत ज्यादा इख्तियारात फेडरेशन ने अपने पास रखे हुए थे, और सूबे इस बात पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे थे कि पावर्स डिसेंट्रलाइज करके सूबों को दी जाए और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी जाए। तो इस आईनी तरमीम ने पावर को डिसेंट्रलाइज कर दिया और सूबों को उनकी ऑटोनॉमी दे दी। इंप्रूविंग रिलेशनशिप बिटवीन द सेंटर एंड द प्रोविंसेस। इस आईनी तरमीम में सूबों में और मरकज में जो रिलेशनशिप था और उसमें जो आइन की तकसीम कार का जो तरीका था उसको भी इन्होंने चेंज किया और उसको बहुत बेहतर कर दिया। देन रिजॉल्विंग इंटर प्रोविंशियल इश्यूज, जो सूबों के दरमियान आपस में इशू थे उनको रिजॉल्व करने का मैकेनिज्म भी इस आईनी तरमीम में बहुत ज्यादा बेहतर कर दिया। तो इस चार मेजर एरियाज से जिसके अंदर आईनी तरमीम की गई, इसके अलावा कुछ और छोटे एरियाज भी थे जिनमें तरमीम की गई थी, तो उनको हम वन बाई वन डिस्कस करते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म को किस तरीके से स्ट्रेंथन किया गया? The role of Prime Minister was enhanced by revoking Article 58(2)(b and handing over the authority back to him. असेंबली को तोड़ने का इख्तियार सदर से वापस ले लिया और ये इख्तियार वापस प्राइम मिनिस्टर को तफवीज कर दिया गया। अब जब भी असेंबली ब्रेक होनी है या भी असेंबली डिसॉल्व होनी है तो उसका इख्तियार वजीर आजम के पास था, और वजीर आजम अपनी सवाबदीद पे जब असेंबली डिसॉल्व करना चाहे तो उसकी एक एडवाइस सदर को भेजेगा और सदर जो है वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर असेंबली तोड़ेगा। सदर का अपना इख्तियार असेंबली तोड़ने का वो उससे वापस ले लिया गया था। द प्रेसिडेंट्स पावर टू अपॉइंट द गवर्नर वाज आल्सो अल्टर्ड एंड द अपॉइंटमेंट वर टू बी मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ओनली। 17वीं तरमीम में सदर साहब ने गवर्नर लगाने का इख्तियार भी अपने पास रख लिया था। अब इस तरमीम से वापस ये इख्तियार वजीर आजम को दे दिया गया। 18वीं तरमीम में सेनेट का रोल जो था उसको भी एनहेंस कर दिया गया। 23 सेनेटर्स वर टू बी इलेक्टेड फ्रॉम ईच प्रोविंसेस। तो सेनेटर्स की तादाद सूबाई सतह के ऊपर वो 23 मुकर्रर कर दी गई। टू इंश्योर इक्वल रिप्रेजेंटेशन द सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ईच प्रोविंस वाज मेड एज फॉलोज। तो सूबे में इन 23 सीटों की तखसीस भी कर दी गई और सीटें मुख्तस कर दी गई। 14 सीटें जो थी इनको जनरल सीट्स कहा गया, और 4 सीटें रिजर्व कर दी गई उलमा के लिए और टेक्नोक्रेट्स के लिए, और 4 सीटें रिजर्व कर दी विमेन के लिए, और 1 सीट रिजर्व कर दी गई फॉर माइनॉरिटीज या नॉन मुस्लिम्स के लिए। तो इस तरह हर सूबे में सीटों को आगे डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया गया कि उन सीटों के अगेंस्ट कौन कौन से लोग जो है वो सूबे इलेक्ट करके भेजेंगे। आर्टिकल 91(4) में तब्दीली की गई। आर्टिकल 91(4) में तब्दीली की गई और इसमें द कैबिनेट मेंबर्स वर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल टू बोथ सेनेट एंड नेशनल असेंबली। तो जो कैबिनेट के मेंबर हैं वो पहले सिर्फ जवाबदेह थे टू दी नेशनल असेंबली, अब वो सेनेट को भी जवाबदेह हैं और नेशनल असेंबली को भी जवाबदेह हैं। आर्टिकल 89 में तब्दीली की गई और इसमें तब्दीली ये की गई कि प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस सिर्फ उस वक्त जारी कर सकता है जब सेनेट या नेशनल असेंबली सेशन में ना हो। अगर सेनेट या नेशनल असेंबली सेशन में हो तो फिर प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस इशू करने का इख्तियार खत्म कर दिया गया है। प्रेसिडेंट सिर्फ उसी सूरत में ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है जब नेशनल असेंबली या सेनेट सेशन में ना हो। Thus, 18th Amendment was aimed at strengthening and improving the parliamentary system of Pakistan. तो इस तरह ये जो तरमीम की गई इससे पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है वो मजबूत हुआ। इसके बाद अगला बड़ा एरिया जिसमें अमेंडमेंट की गई दैट वाज रिलेशंस बिटवीन सेंटर एंड द प्रोविंस। सूबे के फेडरेशन के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए भी 18वीं आईनी तरमीम में तजावीज शामिल थी। द 18th Amendment revised Article 144 of the Constitution, and provincial assemblies were granted the right to repeal or amend any legislation crafted by the Parliament for one or more provinces on matters not mentioned in the federal legislative list. ये सूबों को इख्तियार दे दिया गया कि अगर वो मैटर्स जो है वो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में शामिल नहीं है और उसके लिए फेडरल गवर्नमेंट ने लॉज बनाए हुए हैं 1 या 2 से
एक या एक से ज्यादा सूबों के लिए, तो सूबों को ये इख्तियार मिल गया कि वो उन लॉज को चाहे तो उसको रिवाइज कर सकते हैं, वो रिपील कर सकते हैं, उनको अमेंड कर सकते हैं। तो ऐसा ऐसा कानून जो फेडरल लिस्ट में नहीं था और फेडरेशन ने उसके ऊपर कानून साजी कर ली थी, तो उस लॉ के बारे में सूबों को यह इख्तियार दे दिया गया कि सूबे चाहे तो उन लॉ को अमेंड कर सकते हैं, उनको चाहे तो रिपील कर सकते हैं, चाहे तो उनको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा इख्तियार था जो सूबों को दे दिया गया था। आर्टिकल 160 ए placed a bar on the reduction in the provincial share in the National Finance Commission award। एक और आईनी तरमीम जो 160 ए में की गई वो ये की गई कि अगर एक बार किसी सूबे को नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड मिल गया है, तो आइंदा जब भी नेशनल फाइनेंस कमीशन मिलेगा आएगा आइंदा जब भी नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड आएगा तो सूबे को उतना कोटा जरूर मिलेगा, उससे कोटा कम नहीं होगा। यानी सूबों को एनएफसी अवार्ड में जो रकम मिल गई, आइंदा आने वाले एनएफसी अवार्ड में उससे कम रकम नहीं मिलेगी, उससे ज्यादा रकम मिलेगी, ताकि सूबे अपने फाइनेंसेस को बेहतर तौर पर मैनेज कर सके। द Constitution states that the NFC is to be revised every 5 years and to periodically make recommendations on the president। और ये 5 साल में अवार्ड जो था वो देना लाजमी है और ये कंसेंसस के बाद देना लाजमी है। तो 18वीं तरमीम इस पे भी पाबंदी आयद करती है कि ये नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड 5 साल के बाद होगा और कंसेंसस के साथ दिया जाएगा। In 2010 NFC award, the share of the provinces was increased to 57.5%। तो जो इसके बाद 2010 में जो अवार्ड आया इस तरमीम के बाद, उसमें सूबों का हिस्सा जो था वो 57.5% ज्यादा कर दिया गया। The amendment of Article 160A prevents the share of provinces from being reduced। तो ये एक सेफ्टी चेक लगाया गया है 160A में कि सूबों को एनएफसी अवार्ड की जो रकम मिलनी है उसको कम नहीं किया जा सकता। Therefore, the 18th amendment made provinces relatively strong and ensured provincial autonomy in many matters। तो इस तरह 18वीं तरमीम में कम से कम जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है सूबों की, उसका सेफगार्ड किया गया है कि एक बार अगर एनएफसी अवार्ड किसी सूबे को मिल जाए तो आइंदा आने वाले अवार्ड में उससे कम रकम नहीं दी जाएगी, उससे ज्यादा रकम दी जाएगी। इसके अलावा एनहेंसमेंट ऑफ द काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, रिजॉल्व द रिमेनिंग इश्यूज ऑफ फेडरेशन प्रोविंसेस रिलेशंस। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो था इसकी तश्कील दोबारा की गई इसमें, और इससे उनके जो सूबों के इतराजात थे बहुत ज्यादा वो सॉल्व भी हो गए और सूबों को एक प्लेटफॉर्म भी मिल गया जहां पे वो अपने मामला जाके डिस्कस कर सकते हैं। Revision of Article 140A ensure the devolution of the authority and a step towards good governance। 140A में local government system को protection दी गई है। Each province was asked to create a local government system। The administrative, political and financial responsibility was then transferred to the elected representative of the local government। तो 18वीं तरमीम में आर्टिकल 140A जो है वो मुल्क के अंदर लोकल गवर्नमेंट्स को प्रोटेक्शन देता है या लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो है उसको प्रोटेक्शन देता है। 18th Amendment also improved the National Economic Council, National Economic Commission under the amended Article 156, which takes care of the economic policies of the provinces and federal government। तो नेशनल इकोनॉमिक कमीशन जो था उसकी भी तश्कील नौ की गई इसके अंदर। Amendment Article 172(3) ensured joint ownership of property, declaring equal sharing of gas, oil and territorial waters between the center and the respective provinces। तो 172(3) में सूबों को वो इख्तियारात जो गैस ऑयल की रॉयल्टी के बारे में थे उनका फैसला किया गया और टेरिटोरियल वाटर्स के बारे में। तो इस तरह आर्टिकल 172(3) उन इश्यूज को एड्रेस करता है जो सूबों के दरमियान बिजली, पानी, गैस वगैरह के सिलसिले में है। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के रोल को 18वीं तरमीम में एनहेंस कर दिया गया। द काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, although a constitutional body, was insignificant over the past years, a new clause was added as 157(3), which stated that the Council of Common Interest would resolve the discords and conflicts of power sharing between the Federation and the provinces। तो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो थी वो उसमें शामिल की गई ताकि जो कॉमन इंटरेस्ट के मसाइल हैं वो इस काउंसिल में रिजॉल्व किए जा सके। According to Amendment Article 153(2), the Prime Minister shall be the head of the CCI and the members will include the Chief Ministers of the provinces and 3 members from the federal government। तो जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है इसकी तश्कील नौ की गई और इसमें प्राइम मिनिस्टर को इसका हेड बनाया गया
और चारों सूबाई चीफ मिनिस्टर्स को इसका मेंबर बनाया गया और इसमें 3 मेंबर्स जो थे वो फेडरल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती थी। तो इस तरह काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की तश्कील 18वीं तरमीम में शामिल थी। आर्टिकल 154(3) granted CCI a permanent secretariat. इसका एक परमानेंट सेक्रेटरी बना दिया। The concurrent list was abolished and the subject was divided into 2 lists respectively. जो इख्तियारात की तकसीम के लिए लिस्टें मौजूद थी उसमें एक फेडरल लिस्ट थी, एक कंकरेंट लिस्ट थी और रेजिड्यूरी पावर थी सूबों के पास। तो इसमें जो कंकरेंट लिस्ट थी इसको अबॉलिश कर दिया और कंकरेंट लिस्ट में दिए गए इख्तियारात सूबों को तकसीम कर दिए गए। और जो फेडरल लिस्ट थी, फेडरल लिस्ट के 2 हिस्से थे, पार्ट 1 और पार्ट 2, इसमें से भी कुछ इख्तियारात जो थे वो तफवीज कर दिए गए सूबों को। तो इस तरह जो तकसीम कार था कंकरेंट लिस्ट में, जो इख्तियारात की तकसीम थी सेंटर में और सूबों में, उसको भी इस 18वीं तरमीम में रिवाइज किया गया और सूबों को ज्यादा इख्तियारात जो थे वो मुंतकिल कर दिए गए। इसके बारे में जो डेवोल्यूशन प्लान है इसको डेवोल्यूशन प्लान कहते हैं और इसके बारे में एक सेपरेट लेक्चर में, अगला लेक्चर उसके ऊपर रखूंगा कि 18वीं तरमीम में डेवोल्यूशन प्लान में किस तरीके से सूबों को पावर्स डिवॉल्व की गई, तो उसके बारे में एक सेपरेट लेक्चर होगा। 18वीं तरमीम में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए भी बहुत ज्यादा काम किया गया और इसको भी अमेंडमेंट में शामिल किया गया। A new procedure for appointment of judges was introduced in Article 175A under the 18th Amendment. आर्टिकल 175A में जजेस की तैनाती के तरीकाकार को चेंज किया गया। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अपॉइंटिंग द जज वाज हैंडेड ओवर टू द जुडिशियल कमीशन। एक जुडिशियल कमीशन बना दिया गया जिसके जुम्मे ये काम लगाया गया कि वो जजेस की तैनाती करेगा। A body of 7 people and headed by the Chief Justice of Pakistan. इसके सरबराह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बनाया गया और ये 7 रुकनी कमीशन था जिसके जुम्मे ये था कि नए जजेस की तैनाती करेगा। इट आल्सो इंक्लूडेड 2 सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इसमें सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जज, अटॉर्नी जनरल, फेडरल लॉ मिनिस्टर और रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड अ सीनियर एडवोकेट। तो ये 7 रुकनी कमेटी थी, कमीशन था जिसके जुम्मे ये काम लगाया गया था कि वो जजेस की तैनाती करेगा। इसमें एक रिटायर्ड जज, 2 सीनियर जज, ये सुप्रीम कोर्ट के से थे और गवर्नमेंट की तरफ से अटॉर्नी जनरल और फेडरल लॉ मिनिस्टर इसमें शामिल थे और सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल की तरफ से एक सीनियर एडवोकेट इसका मेंबर था। तो इस तरह एक इंडिपेंडेंट कमीशन तश्कील दे दिया गया जिसके जुम्मे ये काम था कि वो हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती किया करेगा। 18वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ह्यूमन राइट्स का भी तस्करा है, उसमें भी अमेंडमेंट की गई है। The 18th Amendment provided fundamental rights and made sure that the citizens would be major beneficiary of the amendment. Article 10 was amended by adding 10A, which gave the right to a right to free and fair trial. Article 10A ऐड किया गया जिसके जरिए हर शहरी का यह हक था कि वो फ्री एंड फेयर ट्रायल के जरिए वो अपना केस लड़ सके। रिमूवल ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर्स, प्रेसिडेंट के पास जो डिस्क्रिशनरी पावर्स थी उनको खत्म किया गया। आर्टिकल 232 was amended as such if the president of Pakistan wishes to proclaim an emergency in a province then the proclamation should be accepted by the provincial assembly of the respective province। कि सदर का जो इख्तियार था इमरजेंसी लगाने का उसको उस सूबे की असेंबली के ताबे कर दिया जिसके बारे में उसने इमरजेंसी लगानी थी। Moreover, if the president wants to act on his own, then he will have to get the approval of both houses of Majlis Shura within 10 days. और अगर सदर ने अपनी स्वाबदीद पे ये इमरजेंसी लगानी हो तो फिर वो मजलिस शूरा से जो है वो पार्लियामेंट से वो 10 दिन के अंदर अंदर उसकी मंजूरी लेगा। तो वो अगर मंजूरी मिल गई तो इमरजेंसी नाफज रहेगी और अगर मंजूरी ना मिली तो इमरजेंसी खत्म हो जाएगी। तो प्रेसिडेंट का जो डिस्क्रिशनरी पावर्स थे मुल्क में इमरजेंसी नाफज करने के उसको भी खत्म कर दिया गया। आर्टिकल 243 में तब्दीली की गई और उसमें कमांड ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस वो फेडरल गवर्नमेंट को दे दी गई। द आर्टिकल डिक्लेयर्ड दैट द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान विल नाउ ऑपरेट अंडर द अथॉरिटी ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, देयरफॉर मेकिंग इट वेरी डिफिकल्ट फॉर अ नॉन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट टू टेक ओवर द कंट्री और टू डिक्लेयर एन इमरजेंसी। तो फौज का जो था वो कमांड जो थी वो फेडरल गवर्नमेंट के पास चली गई और फेडरल गवर्नमेंट को ये अथॉरिटी मिल गई कि वो जितने भी ऑपरेशंस हैं वो सिविलियंस की निगरानी में फौज करेगी। 18वीं तरमीम में वुमेन एम्पावरमेंट की भी बात की गई है। 18 अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन वुमेन्स कोटा वाज इंट्रोड्यूस्ड। तो वुमेन का कोटा जो था वो इलेक्शंस में वो नामजद कर दिया गया कि 5% सीटों पे
तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ख्वातीन को नामजद करेंगी। 5% टिकट्स वर ग्रांटेड टू वुमेन फॉर डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन, के इलेक्शन में जितनी भी सीटें हैं उसका 5% पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज विमेन उम्मीदवारों को अपने टिकट जारी करेंगी। आर्टिकल 34 इंश्योर्ड विमेन्स पार्टिसिपेशन इन एवरी फील्ड। ट्रीजन को रोकने के लिए भी 18वीं तरमीम में आइन में तब्दीलियां की गई। The alteration of Article 6 declared that anyone who abrogates the Constitution shall be held guilty of the high treason, and courts cannot declare non-representative governments constitutional. पहले जब भी मार्शल लॉ लगे तो उन्होंने अदालतों के जरिए मार्शल लॉ के लिए जस्टिफिकेशंस ढूंढी और अदालतों ने भी लॉ ऑफ नेसेसिटी के तहत उनको जो थी वो अप्रूव किया। लेकिन अब आइन के अंदर जो तब्दीली की गई उसमें कोर्ट्स किसी भी नॉन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं कर सकती। तो ये आइन की आर्टिकल 6 जो था उसमें तब्दीली करके ये चेंज ले आए। और अगर कोई एब्रोगेट करेगा कॉन्स्टिट्यूशन को तो वो गिल्टी होगा हाई ट्रीजन का। तो ये आर्टिकल 6 जो था उसमें अमेंड करके एब्रोगेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को हाई ट्रीजन करार दे दिया गया और अदालतों पे ये कदम लगा दिया गया कि अदालत किसी भी नॉन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं कर सकेगी। इट स्टेट्स दैट नॉट जस्ट को लीडर बट अबेटर्स विल आल्सो बी डेल्ट विद हार्शली एंड सीवियरली। तो इसमें आर्टिकल 6 में सिर्फ वो को लीडर जो है वो इल्जाम नहीं ठहराया जाएगा, बल्कि जिन्होंने भी आइन को एब्रोगेट करने में अबेटमेंट की है या उन्होंने भी किसी भी तरह का कोई रोल प्ले किया है तो उनको भी हार्शली जो है वो और सीवियरली पनिश किया जाएगा जो अबेटर्स हैं। तो इस तरह आइंदा से आने के लिए 18वीं तरमीम ने मार्शल लॉ लगाने का जो खदशा हर वक्त हमें रहता था उसको उन्होंने यकसर इसमें खत्म कर दिया। Furthermore, Article 4 preserves fundamental rights and states that the right of citizens shall not be repressed or subjugated under any circumstances. Article 4 ये कहता है कि इन राइट्स को किसी भी तरीके से सब्जुगेट नहीं किया जा सकता। If a person is found guilty of high treason, then the punishment shall be declared by the magistrate. अगर किसी शख्स पे ये गिल्ट साबित हो जाए कि उसने हाई ट्रीजन की है तो फिर उसको सजा देने का इख्तियार भी पार्लियामेंट को दे दिया कि पार्लियामेंट फैसला करेगी कि उसको क्या सजा देनी है। तो इस तरह पार्लियामेंट्री सुपरमेसी मुल्क के अंदर कायम हो गई। इलेक्शन कमीशन की कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी 18वीं तरमीम में तजावीज़ शामिल थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमीशन टू बी कन्फर्म्ड बाय द जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी। पार्लियामेंट की एक जॉइंट कमेटी बनाई जाएगी जो फैसला करेगी कि मुल्क में किसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाना है और ये इख्तियार पार्लियामेंट को दे दिया गया कि वो जब चाहे चीफ इलेक्शन कमीशन की जब सीट खाली हो तो वो उसके बाद फिर ये पार्लियामेंट्री कमेटी फैसला करेगी कि अगला चीफ इलेक्शन कमीशन किसको लगाना है और उसका तरीकाकार भी 18वीं तरमीम में वज़ा किया गया था। ईच प्रोविंस टू बी रिप्रेजेंटेड इन द मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन, और जो इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स होंगे उसमें हर सूबे को नुमाइंदगी दी जाएगी। 18th constitutional amendment also abolished the law that allowed a person to become prime minister or chief minister of a province only 2 times. मुशर्रफ साहब ने जब 17वीं तरमीम आइन में की तो उसने उन्होंने एक शिक शामिल कर दी कि कोई भी शख्स 2 मरतबा से ज्यादा किसी सूबे का वजीर आज़म नहीं बन सकता या 2 से ज्यादा मरतबा मुल्क का वजीर आज़म या 2 से ज्यादा मरतबा वो मुल्क का वजीर आज़म नहीं बन सकता। तो 18वीं तरमीम में ये खत्म कर दिया गया और ये इख्तियार दे दिया गया कि कोई भी शख्स चाहे तो तीसरी या चौथी मरतबा भी किसी सूबे का वजीर आज़म बन सकता है या तीसरी बार या चौथी बार वो मुल्क का वजीर आज़म बन सकता है। तो इस तरह PMLN के लीडर भी मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो पहले 2 मरतबा वजीर आज़म रह चुके थे इस मुल्क के, उनके लिए रास्ता खुल गया कि वो तीसरी मरतबा भी इस मुल्क के वजीर आज़म तीसरी मरतबा भी इस मुल्क के वजीर आज़म बन सकते हैं। आर्टिकल जो सूबाई लेवल पे जो पावर्स थी उनको अमेंड करने के लिए आर्टिकल 101 में तब्दीली की गई कि उसकी वजह से पहले जो थी 17वीं तरमीम उसमें गवर्नर लगाने का इख्तियार सदर ने अपने पास रख लिया था। तो आइन में यह तरमीम की गई कि अपॉइंट ऑफ गवर्नर्स टू बी मेड ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, कि सूबाई गवर्नर जो है वो वजीर आजम की एडवाइस के ऊपर लगाए जाएंगे। गवर्नर शुड बिलोंग टू द सेम प्रोविंस एंड शैल हैव अ रजिस्टर्ड वोट, और जिस सूबे का गवर्नर लगाना है उस गवर्नर का ताल्लुक भी उसी सूबे से होना चाहिए और वो उस सूबे के अंदर
एज अ वोटर रजिस्टर्ड हो। इससे पहले जो इख्तियार था प्राइम मिनिस्टर के साथ गवर्नर लगाने का, उसमें गवर्नर किसी भी सूबे का कहीं से भी लगाया जा सकता है। वह सिंध का गवर्नर पंजाब से लगाया जा सकता था, पंजाब का गवर्नर सिंध से लगाया जा सकता था। तो 18वीं तरमीम में यह इख्तियार खत्म हो गया। अब गवर्नर जिस सूबे का लगना है उसी सूबे का रजिस्टर्ड वोटर हो तो गवर्नर लग सकता है। आर्टिकल 129 में तरमीम करके एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द प्रोविंस बी एक्सरसाइज्ड बाय द चीफ मिनिस्टर एंड द प्रोविंशियल मिनिस्टर्स। तो इसमें पहले जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी थी वो गवर्नर के पास थी, अब उन्होंने ये अमेंड करके वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी चीफ मिनिस्टर के पास रख दी। आर्टिकल 130 बहुत अच्छी तरमीम की इन्होंने, वो ये थी कि सूबाई कैबिनेट जो है उसका साइज इन्होंने लिमिट रख दिया, उसके साइज पे एक लिमिट इंपोज कर दी, और वो लिमिट ये थी कि जितनी कैबिनेट लेनी है आपने वो टोटल मेंबर्स जो है असेंबली के उसके 11% तक ले सकते हैं, उससे ज्यादा कैबिनेट नहीं ले सकती। इससे पहले अनलिमिटेड कैबिनेट मेंबर्स थे, चीफ मिनिस्टर का डिस्क्रिप्शन होता था कि वो जितने मेंबर चाहें उनको कैबिनेट में ले सकते हैं, लेकिन इसके जरिए उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि 11% से ज्यादा कैबिनेट मेंबर नहीं हो सकते। ये आईनी तरमीम जो की गई, ये जैसे मैंने आपको पहले बताया कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो 2006 में साइन किया गया, उसको सामने रखते हुए दोनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज में, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल थी, उन्होंने ये मुश्तरका मसवदा तैयार किया और असम्बली से ये 18वीं तरमीम उन्होंने मंजूर करा ली। उनका मकसद यह था कि पार्लियामेंट्री सुपरमेसी कायम हो और परवेज मुशर्रफ साहब ने जो इख्तियारात अपनी जात के लिए मुख्तस कर लिए हैं सदर में, उनको खत्म करके ये इख्तियारात वजीर आजम के हवाले किए जाए और पार्लियामेंट के हवाले किए जाए। तो मुल्क के अंदर जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसको रिस्टोर किया जाए। इस पे बहुत सी क्रिटिसिज्म भी हुई। 18वीं आईनी तरमीम पे बहुत से लोगों ने इतराजात भी किए, और जो बड़े बड़े इतराजात हुए इस पे, वो मैं चंद एक इतराजात आपसे शेयर कर लेता हूं। A few amended articles regularly remain under criticism of the critics. For example, Article 163A, the reduction of the federal revenue generation left the center with a considerably low budget. जो NFC अवार्ड में सूबों को जो इख्तियार दिए गए थे, फाइनेंशियल इख्तियार जो दिए गए थे, या जो सूबों को उसमें जो कमीशन अवार्ड दिया गया था, उससे फेडरेशन जो थी वो माली तौर पर लो बजट चली गई और सूबों के पास ज्यादा पैसा आ गया। तो फेडरेशन जो थी वो अपने अखराजात पूरे करने के काबिल नहीं रही और उसमें बहुत ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन आ गया। तो इस तरह फेडरेशन को काफी मुश्किल का सामना, फाइनेंशियल जो है वो हार्डशिप देखनी पड़ी, जबकि सूबे जो थे वो ज्यादा इसमें पैसे वाले हो गए। दूसरी क्लास जो रखी गई कि सूबों का एनएफसी अवार्ड में जो एक बार पैसा मिल गया उससे अगले अवार्ड में कम नहीं मिलेगा, उससे ज्यादा मिलेगा, तो इससे भी फेडरेशन को बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ा और सूबों को एनएफसी अवार्ड देने में फेडरेशन जो था उसको अपने बहुत से रिसोर्सेज जो है वो कर्टेल करने पड़े और सूबों को उनका ड्यू शेयर जो था वो देने के लिए अपने अखराजात को कम करना पड़ा। 142 आर्टिकल 142 में अमेंडमेंट से ये इतराज उठा कि इट रिड्यूस्ड द कंट्रोल ऑफ द सेंटर ऑन द प्रोविंसेस, कॉन्सिक्वेंटली मेकिंग द सेंटर वीक, कि इससे सेंटर वीक हो गया है। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देते देते सूबों को इतनी ज्यादा ऑटोनॉमी दे दी कि सेंटर खुद बहुत वीक हो गया है। Many critics used words like confederation or loose federation due to these two articles. तो आर्टिकल 142 से जो स्ट्रॉन्ग सेंटर का जो था वो खत्म हो गया और उसमें सेंटर वीक हो गया, और उन्होंने कुछ लोगों ने यहां तक इतराज करना शुरू किया कि अब सेंटर जो था ये फेडरेशन नहीं रहा, ये कॉन्फेडरेशन बन गया है या ये इसका एक लूज फेडरेशन बन गया है। तो सेंटर ने अपने इख्तियारात बहुत ज्यादा सूबों को दे दिए हैं और सेंटर जो है वो बेइख्तियार होकर बैठ गया है। Another major defect in the eyes of the critics is Article 17A. The critics argue that intra-party elections to choose the head of the party president promote hereditary politics. तो इसमें 17A के अंदर भी अमेंडमेंट की गई जिसमें इंट्रा पार्टी इलेक्शन की बात की गई थी। तो लोगों का यह इतराज था कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन की जो बात इस अमेंडमेंट में की गई है उससे पार्टियां जो है वो उनमें मोरूसी सियासत जो थी वो ज्यादा पनपेगी। The abolition of the concurrent list and handing over almost 47 subjects to the provinces isn't considered very wise by many analysts because the provinces are incapable of dealing with these increased responsibilities. जो concurrent list खत्म की गई और उस concurrent list को खत्म करके उसमें दिए गए जो सब्जेक्ट थे वो सूबों के हवाले किए गए, तो इससे भी बहुत से लोगों को इतराज था कि सूबे अभी इतनी बड़ी जिम्मेदारी अदा करने के काबिल नहीं है, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है
उनके पास ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, वो इन जिम्मेदारियों को फौरी तौर पर कबूल करने की पोजीशन में नहीं है। तो इसलिए उनका यह ख्याल था कि पहले सूबों को एनेबल किया जाए, उनका ह्यूमन रिसोर्स डेवलप किया जाए और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, तब सूबों को ये इख्तियारात मुंतकिल होने चाहिए। तो यकदम इतने बड़े इख्तियारात सूबों को मुंतकिल कर देना, जबकि सूबे इस काम के लिए तैयार भी नहीं थे, तो ये एक बहुत बड़ा मेस क्रिएट करने के मुतबादिल था। ड्यू टू दिस अमेंडमेंट, द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट फॉर एजुकेशन, एनवायरमेंट, ड्रग, क्राइम, पॉपुलेशन हेल्थ एंड नेशनल प्रोजेक्ट हॉट गॉट हिट बैडली। तो जो सूबे जिनका बराह रास्त अवामुन्नास के कामों से ताल्लुक था, उसमें एजुकेशन थी, हेल्थ थी, इस तरह के, वो अपने अभी पूरी तरह तैयार नहीं थे अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए। तो इसलिए इस अमेंडमेंट से इन डिपार्टमेंट्स के अंदर कारकर्दगी बहुत ज्यादा मुतासर हुई। तीन और आर्टिकल थे इसमें जो अमेंड हुए जिनमें बहुत ज्यादा इतराज था। एक आर्टिकल था 24A, जो राइट ऑफ एजुकेशन, तो ये ऑन ग्राउंड नहीं हो सका। आर्टिकल 140A ऑन द लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया, लेकिन लोकल गवर्नमेंट सिस्टम फिर भी ऑन ग्राउंड जो थी वो नहीं आ सकी, काम नहीं कर सकी, उसके इलेक्शन नहीं करवाए गए। प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स सीरियस नहीं थी उनके इलेक्शन कराने में, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स सीरियस नहीं थी लोकल गवर्नमेंट्स को उनके इख्तियारात मुंतकिल करने के लिए। तो यहां भी क्रिटिक्स ने बहुत ज्यादा इन दो आर्टिकल्स में इतराज किया है। एंड 153 ऑन द CCI, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट पे भी इतराजात उठे। दीज आर्टिकल्स आर वेरी एडमायरेबल, बट डिस्पेयरिंगली नो प्रॉपर वे इज सजेस्टेड टू इम्प्लीमेंट दीज प्रोविजंस। ऑन कार्ड्स ये तीनों जो थे मुंतकली इख्तियारात की बहुत अच्छी थी, लेकिन प्रैक्टिकली ये मुमकिन नहीं हुआ कि ये इख्तियारात ग्राउंड लेवल के ऊपर मुंतकिल हो जाए। ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने 80th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को एग्जामिन किया। और अगला लेक्चर हमारा जो है वो डेवोल्यूशन प्लान के ऊपर होगा, जो 18वीं तरमीम के जरिए सूबों को इख्तियारात मुंतकिल किए गए। इसको बड़ी डिटेल के साथ हम पढ़ेंगे, क्योंकि डेवोल्यूशन प्लान के बारे में भी बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए हैं और बार बार इस पे पूछा गया है। तो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम डेवोल्यूशन प्लान पर डिस्कस करेंगे। उस वक्त तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, खुदा हाफिज।